हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक संहिता के बारे में, जिसमें हम 120 धाराएं कवर हो चुके हैं और आज से हम 121वें धारा पर है। खाली है यह जब्ती के बदले जुर्माना। तो ये धारा मान लीजिए, सरकार किसी अपराधी या संदिग्ध की अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति करने का जब्त करने का आदेश देती है। क्लोज वन। इसमें बात करते हैं हम क्लोज वन के बारे में, जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 120 के अधीन केंद्रीय सरकार को जब्त हो गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधान पर रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश देगा। धारा 121 का क्लोज वन कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जब्त की गई कुल संपत्ति में से कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में आरोपी यह साबित नहीं कर पाया है कि वह पैसा उसने कहां से कमाया है, यानी उसका स्रोत साफ नहीं है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को एक मौका देगा। कोर्ट कहेगा तुम इस बेनामी या संदिग्ध हिस्से को सरकार को देने के बजाय इसके आज के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना चुका दो। अब बात करते हैं क्लोज टू के बारे में। उपधारा 1 के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। धारा 121 का क्लोज टू कहता है कि ऐसा जुर्माना लगाने से पहले कोर्ट उस प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा और सही मौका देगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में, जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन दे जुर्माने का ऐसे समय के भीतर जो उस निम्नित अनुज्ञात किया जाए संदाय कर देता है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा धारा 120 के अधीन की गई जब्ती की घोषणा को वापस ले सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी। धारा 121 का क्लोज 3 कहता है अगर वह व्यक्ति कोर्ट द्वारा दिए गए समय के अंदर वह जुर्माना चुका देता है तो कोर्ट जब्ती का आदेश वापस ले लेगा और उसकी वह संपत्ति छोड़ दी जाएगी। अब बात करते हैं धारा 122 के बारे में। कुछ अंतरणों का अमान्य और शून्य होना। जहां धारा 117 की उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने या धारा 119 के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतर्निहित कर दी जाती है, वहां इस अध्याय के अधीन कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 120 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अमान्य और शून्य समझा जाएगा। क्या धारा 122 कहती है कि अगर कोर्ट ने किसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है या उसके खिलाफ कोई नोटिस जारी कर दिया और उसके बाद में मालिक उस संपत्ति को किसी और के नाम ट्रांसफर कर देता है तो कानून उसे नहीं मानेगा, बल्कि केस की कार्रवाई वैसे ही चलती रहेगी जैसे वह संपत्ति ट्रांसफर हुई ही नहीं है। और अगर बाद में सरकार उस संपत्ति को पूरी तरह जब्त कर लेती है तो वह पिछला जो ट्रांसफर पूरी तरह से अमान्य और शून्य माना गया था ये माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 123 के बारे में। अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे रूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निम्नलिखित निर्दिष्ट करे यथास्थिति संविदाकारी राज्य को प्रकाशित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा।
धारा 123 कहती है कि अगर भारत सरकार को किसी दूसरे देश से कोई अनुरोध पत्र, समन या वारंट मिलता है या भारत से किसी दूसरे देश को ऐसा कुछ भेजना है तो वह केंद्र सरकार के माध्यम से जाएगा और केंद्र सरकार इसके लिए एक खास तरीका और फॉर्मेट तैयार करेगी और उसी के अनुसार इसे या तो विदेशी सरकार को भेजेगी या भारत की संबंधित कोर्ट को सौंप देगी। अब बात करें धारा 124 के बारे में। इस अध्याय का लागू होना केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसी संविधाकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्था की गई है इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों, अहर्ताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। धारा 124 कहती है कि अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश के साथ आपसी समझौता किया है तो केंद्र सरकार राजपत्र में नोटिस निकालकर यह तय कर सकते हैं कि यह पूरा उस देश पर किन शर्तों, छूटों या नियमों के साथ लागू होगा। अभी तक हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 8 कवर कर चुके हैं। अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह पूरा चैप्टर अपराध होने से रोकने के लिए है। इसमें पुलिस या कोर्ट किसी को सजा नहीं देती है बल्कि शांति बनाए रखने के लिए गारंटी, बॉन्ड या जमानत पत्र मांगती है। तो चलिए बात करते हैं धारा 125 के बारे में। दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। क्लोज 1। जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंधन पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। आदेश कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब सेशन कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कब दे सकता है? जब वह किसी व्यक्ति को नीचे लिखे अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं और कोर्ट को लगता है कि जेल से छूटने के बाद यह व्यक्ति फिर से माहौल बिगाड़ सकता है। आदेश क्या देगी? कोर्ट उसे सजा सुनाते समय कहेगी कि तुम अधिकतम 3 साल तक के लिए शांति बनाए रखने का एक बंधन पत्र या जमानत पत्र भरो कि तुम बाहर जाकर दंगा या अशांति नहीं करोगे। क्लोज 2। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित है। इसमें बताया गया कि कौन कौन से अपराधों पर यह लागू होता है। पॉइंट ए, भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 के अध्याय 11 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 193 की उपधारा 1 या धारा 196 या धारा 197 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है। इसका पॉइंट ये कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 के तहत आने वाले लोक शांति के विरुद्ध अपराध जैसे दंगा भड़काना, गैर कानूनी असेंबली बनाना, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ना, इसमें धारा 193 और धारा 196 व धारा 197 शामिल नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट बी के बारे में। कोई ऐसा अपराध हो या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिश्त कर। पॉइंट बी कहता है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें किसी पर हमला किया गया हो, आपराधिक बल का प्रयोग हुआ हो या रिश्त या तोड़फोड़ की गई हो तो सजा के साथ शांति बनाए रखने का बोला जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध। यहाँ आपराधिक अभित्रास से मतलब है कि यानी किसी को जान से मारने, पीटने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। ठीक है। पॉइंट डी के बारे में बात करते हैं। कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आंशिक है या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है। शांति भंग करने वाले अपराध कौन कौन से हैं?
कोई भी ऐसा अपराध जिससे समाज की शांति भंग हुई हो, या ऐसी आशंका या डर पैदा हुआ हो, या आरोपी को पहले से पता था कि उसकी इस हरकत से दंगा या अशांति हो सकती है। क्लोज 3, यदि दोषी अपील पर या अन्यथा अपास कर दी जाती है तो बंधन पत्र या जमानत पत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था शून्य हो जाएगा। क्लोज 3 कहता है कि अगर उस व्यक्ति ने ऊपरी अदालत में अपील की और कोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया या उसे बेकसूर मान लिया, तो जो शांति का बॉन्ड, जमानत पत्र या बंधन पत्र उसने भरा था वह अपने आप शून्य रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात कर लेते हैं। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पूर्ण निरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकेगा। क्लोज 4 कहता है कि आदेश केवल निचली अदालत ही नहीं बल्कि अपील कोर्ट या हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय भी दे सकते हैं जब वे केस का पूर्ण निरीक्षण मामले को दोबारा जांच कर रहे हो। अब बात करते हैं धारा 126 के बारे में, अन्य दशा में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। क्लोज 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा और लोग परिशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्य परिशांति भंग हो जाएगी या लोग परिशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें या इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंधन पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 125 हमें बता दे कि व्यक्ति का दोषी साबित होना जरूरी था, लेकिन धारा 126 में व्यक्ति ने अभी कोई अपराध नहीं किया है, सिर्फ उसके द्वारा शांति भंग करने का खतरा है। तो यहाँ पावर किसे दी गई है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डीएम, एडीएम या एसडीएम। अब मामला क्या है? मजिस्ट्रेट को कहीं से खबर मिलती है कि कोई व्यक्ति समाज की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, दंगा कर सकता है या कोई ऐसा गलत काम कर सकता है जिससे माहौल खराब होने की संभावना है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि खबर पक्की है तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। नोटिस में कहेगा तुम कोर्ट आकर कारण बताओ कि तुमसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने की गारंटी और बॉन्ड पत्र क्यों न भरवाया जाए। वह जगह जहां शांति भंग होने का खतरा है उस मजिस्ट्रेट के इलाके अधिकारिता में आती हो या वह गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट के इलाके में मौजूद हो, भले ही वह अपने इलाके से बाहर जाकर शांति भंग करने की योजना बना रहा हो। किसके अधिकार क्षेत्र में आएगी? मजिस्ट्रेट यह कार्रवाई तब कर सकता है जब वह उसके इलाके के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 127 के बारे में, कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। क्लोज 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें आशय फैलाता है, फैलाने का प्रयत्न करता है, फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। यह धारा उन लोगों के लिए है जो समाज में नफरत, अफवाह या अश्लीलता फैलाकर माहौल बिगाड़ते हैं। इसे सदाचार की गारंटी भी कहते हैं। यह पावर किसके हाथ में होती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर होती है कि वह कौन कौन से लोगों के दायरे में आती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बोलकर या लिखकर या किसी भी तरीके से, पॉइंट है, जब कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 152, 196, 197, 299 के अधीन दंडनीय है, या पॉइंट बी, किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 के अधीन आपराधिक
अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है, या तीन न्याय संहिता 2023-45 की धारा 294 यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, या आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट वैसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंधन पत्र, जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 127 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, बोलकर, लिखकर या किसी भी तरीके से नीचे लिखी चीजें समाज में फैलाता है, फैलाने की कोशिश करता है। पॉइंट 1 में कहा गया है कि देश विदेशी या नफरत फैलाने वाले बातें, कोई भी ऐसी बात जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की इन धाराओं के तहत अपराध हो, जैसे धारा 152 कहती है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना, देशद्रोह जैसी हरकतें। धारा 196 कहती है धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान के नाम पर अलग अलग समूहों के बीच नफरत फैलाना। धारा 197 कहती है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या दावे लगाना। धारा 299 कहती है कि जानबूझकर किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। तो पॉइंट भी कहता है कि जजों को डराना ही या बदनाम करना, किसी जज, न्यायाधीश को जो अपनी ड्यूटी कर रहा हो उसे डराना, धमकाना या उसकी मानहानि करना। पॉइंट 2 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत समाज में गंदी, अश्लील किताबें, तस्वीरें या चीजें बेचना, बनाना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करना या उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाना। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा व्यक्ति समाज का माहौल खराब कर रहा है तो वह उसे नोटिस देकर बुलाएगा और अधिकतम 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार, सदाचार का बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। धारा 127 का क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित या प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्रवाई ऐसे प्रकाशन के संपादक, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस निम्नलिखित सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। धारा 127 का क्लोज 2 कहता है कि अगर कोई अखबार, मैगजीन या किताब प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है और नियमों के हिसाब से छपी है तो उसके एडिटर, संपादक, मालिक, संधारित, प्रिंटर, प्रकाशक के खिलाफ सीधे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उनके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई तभी होगी जब राज्य सरकार या सरकार द्वारा इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी खुद लिखित मंजूरी या आदेश दे। बिना सरकारी आदेश के पुलिस या मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से रजिस्टर्ड मीडिया हाउस पर यह कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 128 के बारे में। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंधन पत्र, जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 128 कहती है कि
पुलिस और प्रशासन को ऐसे व्यक्ति को रोकने की ताकत देती है जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में छुपा बैठा है। मजिस्ट्रेट को खुफिया जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति उसके इलाके में अपनी पहचान या मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट यह विश्वास करने का मजबूत कारण होना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी उपस्थिति इसलिए छुपा रहा है ताकि वह कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई गंभीर अपराध जैसे चोरी, डकैती, मर्डर आदि कर सके। मजिस्ट्रेट को संदिग्ध को नोटिस जारी करेगा और कहेगा तुम कोर्ट आकर कारण बताओ कि तुमसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार सदाचार की गारंटी बॉन्ड क्यों न दिलवाया जाए। 128 का सिंपल कहने का मतलब ये है कि यह धारा पुलिस और प्रशासन को ऐसे व्यक्ति को रोकने की ताकत देती है जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में छुपा बैठा है। यह पावर किसे देगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम। इसमें मामला क्या? मामला यह है कि मजिस्ट्रेट को खुफिया जानकारी इतना मिलती है कि कोई व्यक्ति उसके इलाके में अपनी पहचान या मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है, जैसे भेष बदल कर रहना, छुप कर घूमना या गलत नाम बताना। इसमें सबका आधार ये होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण मजबूत होना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी उपस्थिति इसलिए छुपा रहा है ताकि वह कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई गंभीर अपराध जैसे चोरी, डकैती, मर्डर आदि कर सके। इसमें कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? मजिस्ट्रेट उस संदिग्ध को नोटिस जारी करेगा और कहेगा तुम कोर्ट आकर कारण बताओ कि तुमसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार सदाचार का गारंटी बॉन्ड पत्र क्यों न बनवाया जाए। सेक्शन 129 अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबद्ध। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकारता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉइंट ए अभ्यासित लुटेरा, गृह भेदक और चोर या कुट रचित है। धारा 129 कहती है कि आदतन अपराधियों यानी जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और बार बार अपराध करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए किसे पावर है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। उनकी समय सीमा क्या है? आदतन अपराधियों से अधिकतम 3 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार और सदाचार की जमानत मांग सकती है। इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं? इसमें आते हैं पॉइंट ए में कहा गया है कि जो आदतन लुटेरे जैसे डकैती, घर का ताला तोड़ने वाला, गृह भेदक, चोर या नकली दस्तावेज बनाने वाला कुट रचित हो। पॉइंट बी, चुराई हुई संपत्ति का उसी चुराई जानते हुए अभ्यासत प्राप्त करता है। या पॉइंट बी कहता है जो आदतन चोरी का मामला खरीदता या रखता हो यह जानते हुए भी कि वह सामान चोरी का है। पॉइंट सी, अभ्यासत चोरों को श्रेय करता है या चोरों को श्रेय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्यवहार में सहायता देता है। पॉइंट सी कहता है कि जो आदतन चोरी को अपने यहाँ पनाह आश्रय देता है या चोरी का माल छुपाने बेचने में उसकी मदद करता है। पॉइंट बी कहता है कि व्यापरण, अपहरण, उद्यापन, छल या रिश्त का अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 अध्याय 10 के अन्य कोई अपराध अभ्यासित करता है या करने का प्रयत्न करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है। पॉइंट डी कहता है जो आदतन किडनैपिंग, व्यापरण, अपहरण का मतलब है आदतन किडनैपिंग, जबरन वसूली का मतलब है उद्यापन, धोखाधड़ी, छल या तोड़फोड़ रिश्त करता हो या भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने या धमकाने का आदि हो। पॉइंट ई की बात करते हैं, ऐसे अपराध अभ्यासित करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिनमें परिशांति भंग समाहित है। कोई ऐसा अपराध अभ्यासित करता है या करने का प्रयत्न करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है। जो पॉइंट ए का मतलब है कि जो आदतन ऐसे अपराध करता हो जिससे समाज की शांति भंग होती हो, जैसे मारपीट या धमका। पॉइंट एफ कहता है कि विशेष कानूनों के तहत अपराधी जो व्यक्ति नीचे लिखे विशेष कानूनों के तहत बार बार अपराध करने का आदी हो, जैसे पॉइंट ए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नकली या नशीली दवाई बेचना या बनाना।
पॉइंट बी किससे संबंधित है? अवैध रूप से भारत में रहने और विदेशियों से जुड़े नियमों को तोड़ना। पॉइंट सी किससे संबंधित है? पीएफ पगला या कर्मचारियों की हक का पैसा मांगना। पॉइंट डी किससे संबंधित है? राशन या जरूरी सामानों की कालाबाजारी करना। पॉइंट डी अधिनियम किससे संबंधित है? छुआछूत या जाति सूचक भेदभाव अपराध करना। और आखिर में खाने पीने की चीजों को मिलावट या खराब क्वालिटी का सामान बेचना। अब बात करते हैं धारा 130 के बारे में। आदेश का दिया जाना। जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127, धारा 128, धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त सूचना का सार उस बंधन पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह परिवर्तन में रहेगा और प्रतिभुजाओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात प्रतिभुजाओं की संख्या बताते हुए लिखित आदेश देगा। धारा 130 का कहने का मतलब है कि जब मजिस्ट्रेट धारा 126, धारा 127, धारा 128 और धारा 129 के तहत किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का मन बना लेता है, तो वह हवा में बातें नहीं करेगा, उसे एक लिखित आदेश तैयार करना होगा। इसमें 4 बातें साफ साफ लिखी होगी, जैसे उसे उस व्यक्ति के खिलाफ क्या जानकारी या शिकायत मिली है, शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का बॉन्ड भरना होगा, यह बॉन्ड कितने समय और अवधि कितने समय तक का रहेगा, उस व्यक्ति को गारंटी देने के लिए कितने कैसे गवाह जमानती लाने होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।